हाय फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज आपको ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो अपने साथ साथ में पूरी इंडस्ट्री को ही ले डूबती है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो पूरे स्टॉक मार्केट को ले डूबती है। दोस्तों, ऐसी एक कंपनी के बारे में आज ये वीडियो बना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके मेरे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को तो ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसी कंपनीज से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ढंग से एनालाइज करके अपना कॉमन सेंस यूज़ करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 100% श्योर है कि आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट और एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम डिकोड करने वाले हैं रिलायंस पावर को, वो शेयर जिसने 2008 के आईपीओ में जो तबाह किया था पैसा इन्वेस्टर्स का कि वो आज तक उभर नहीं पाए। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रिलायंस पावर के बाकी फंडामेंटल्स और ये सब दिखाऊं, इस पे हम चर्चा करें, उससे पहले सीधा आपको बताता हूं कि एक अच्छी और एक खराब कंपनी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, उनमें एक चीज़ हमेशा देखी होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो जो कुछ होता है साफ का साफ, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने रखते हैं। मैंने कुछ कंपनीज अभी जो एनालाइज की है, जिनके वीडियोज आपने देखे हैं, आइशर मोटर हो गई आपके, इसी तरह से जो टाटा मोटर्स हो गई आपकी, ये कंपनियां हैं जो कि साफ सुथरे तौर पे अपनी डिटेल्स को सामने रखती हैं, लेकिन जिनको छुपाने की आदत है दोस्तों, उनमें बेईमानी भी छुपी हुई होती है। सो ऐसी कंपनीज कैसी होती है और वो कैसे काम करती है, चलिए मैं बताता हूँ। रिलायंस पावर की कैटेगरी किस टाइप की कंपनीज की है, तो देखते हैं कि ये बेईमान है या ईमानदार है, इसका पता अभी आपको पड़ जाएगा। देखिए यहाँ दोस्तों, मैं बाकी फंडामेंटल्स बाद में बात करूंगा। पहले आपसे सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है आइक्रा, और आइक्रा कह लीजिए उसे, इंडिया की रेपुटेड एजेंसीज में से एक है। उसने 12 अप्रैल 2023 को रिलायंस पावर की रेटिंग करते टाइम पर उसने जो ऑब्जर्व किया वो इसने इस रिपोर्ट में डाला है। और इसमें क्या लिखा है, उसमें यहां देखिए आप, लिखा है इन्होंने, ICRA has retained the rating for the borrowings of Reliance Power Limited in the issuer not cooperating category। कहने का मतलब ये है कि ICRA ने रिलायंस पावर की रेटिंग करने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछे होंगे कि आपकी प्रॉफिट कितना है, आपकी सेल्स कितनी है, आपके प्रोडक्ट कितने हैं, आपके एम्प्लॉयज कितने काम करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कंपनी ने क्या दिया, कंपनी ने कहा दिस रेटिंग इज डिनोटेड एज द सेम issuer not cooperating issue। ICRA had earlier placed the rating on issuer not cooperating। that means कि कंपनी ने कोऑपरेट ही नहीं किया, कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाब देने को कुछ था ही नहीं, झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई थी, छुपाने को अब कुछ बचा नहीं है, तो जवाब देंगे कैसे। सो दोस्तों, यहां आपको पता पड़ना चाहिए कि कंपनीज में उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए आप हमेशा जो ऑनेस्ट कंपनीज हो, और ये कंपनी ऑनेस्टी के कैटेगरी में मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि होती तो इन्वेस्टर का पैसा 2008 में नहीं डूबता, जब 400 से ऊपर रुपए का इनका आईपीओ आया था और वो बर्बाद हो गया था। और वो कंपनी आज कितना 7-8 रुपए पे ट्रेड कर रही है, ये देखिए 17 रुपए पे ट्रेड कर रही है। सो दोस्तों, कुछ गड़बड़ थी। अब यहाँ कहते हैं कि गलतियां तो इंसान से होती ही है, लेकिन उन गलतियों को करने के बाद दो काम हो सकते हैं, या तो उस गलती पे आप पर्दा डाल के दूसरी गलती करते रहो, और दूसरा तरीका ये कि आप रुको और वापस पलट के देखो और ये कहो कि अब मैंने गलती नहीं करनी है, जो कुछ होगा मैं दूध की दूध, पानी की पानी की तरह से साफ रखूंगा। अब इनमें से दोनों टाइप की कंपनीज बन सकती है। अब रिलायंस पावर क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा कि ये मल्टीबैगर बनती है या फिर ये पेनी स्टॉक रहते हुए बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपने देखा ही है ना कि दोनों भाइयों में कितना अंतर है, एक राजा दूसरा रंक, जबकि शुरुआत में दोनों ही राजा हुआ करते थे, पिताजी ने दोनों को बराबर संपत्ति दी थी। फिर एक तो बन गया सिंसियर होनहार और दूसरा बन गया पूरी तरह से नालायक,
जिसने कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को बर्बाद किया, अपनी कंपनीज को, और आज रिलायंस पावर जैसी कंपनी पेनी स्टॉक के दाम पे बिक रही है। कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या सच्चाई छुपी हुई है। सो लेट्स बिगिन। ये दोस्तों इसके फंडामेंटल्स है। रिलायंस पावर आप देख सकते हैं कि 6,500 करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठी हुई है, वो तब जबकि इनके स्टॉक की प्राइस 17 रुपए की है। तो यहां लोगों का ना बड़ा जी जला हुआ है इस कंपनी में। मैं बहुत सारे मित्रों को जानता हूं जो आज तक इस अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्होंने इसमें लगाई थी और बर्बाद हो चुके, आज तक उस सदमे से नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों ऐसी कॉर्पोरेट बेईमानियां ईश्वर ना फल जरूर देता है, ये मान के चलो, जो आप देख रहे हो अनिल जी को मिल रहा है। एनीवेज, यहां बात करते हैं कि 25 रुपए और 9 रुपए, यानी कि ये अपने 52 वीक के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बुक वैल्यू 30 है। डिविडेंड यील्ड देना नहीं है इन्होंने कुछ, डिविडेंड तब देंगे ना जब कुछ पैसा होगा। अभी तो बैंक का लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, कहते हैं मेरे पास में सिर्फ एक कार है और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो भैया जब आप अरबों में खेल रहे थे उस टाइम पर शेयर होल्डर्स को बर्बाद क्यों किया आपने? एनीवेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस की 11.8, प्रॉफिट नहीं है, लॉस। फेस वैल्यू 10 ही रही क्योंकि बाद में स्प्लिट करने के लिए कुछ था ही नहीं, मौका ही नहीं था। मार्केट कैप हो गई, डेट टू इक्विटी 1.84, 1 रुपए के बिजनेस एसेट्स पे 1.8 रुपीज का वो डेट, 21,000 करोड़ रुपए का डेट है। प्रमोटर की होल्डिंग है 25%, अनिल अंबानी जी 25%, फिर भी कहते हैं कोई खरीद लो मेरी कंपनी को। एंटरप्राइज वैल्यू 27,000 करोड़ है और 21,000 करोड़ रुपए उसमें से डेट है, यानी एक्चुअली एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ही डेट है इस कंपनी के लिए। प्लीज डोंट कंसिडर मी एज ए नेगेटिव पर्सन, आई नेवर लाइक टू बी नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, बट जहां बेईमानी होती है ना दोस्तों, मुझे थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं, आई डोंट नो, आप प्लीज बेयर विद मी। यहाँ ये क्योंकि इन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई को बर्बाद करके आज खुद बर्बादी की हालत में पहुंचे हुए हैं। सो दोस्तों एक एथिक्स की जरूरत होती है, एक ईमानदारी की जरूरत होती है, एक सच्चाई की जरूरत होती है अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो। यहाँ ये देखिए जो आप देख रहे हैं, वैल्यू नाम की चीज इसमें दिख नहीं रही है क्योंकि ये टोटल नेगेटिव जा रहा है, ये घाटा ही घाटा है ओवरऑल। और तो इस तरह से अभी इसमें कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये इंडस्ट्री में 8वें नंबर पे पायदान पे है, और मतलब 8वां तो इन्होंने दे दिया, उससे भी नीचे मान सकते हो। ये 6,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और डेट इक्विटी हो गई आपके 25% की इनकी शेयर होल्डिंग है लगभग। पायोस की स्कोर जो है 4 है, वो वीक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है साफ तौर पे। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी बिजनेस की, तो सेल्स में कहाँ है, सेल्स 19,000 करोड़, वही 17-19 चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो दोस्तों इन्होंने 40-45% इसमें क्लेम कर रखा है, पर उसमें से कितना इनकी जेब में आया है वो आप यहाँ देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लास्ट में जाके कन्वर्ट होता है नेट प्रॉफिट में, तो उसमें से जब खर्चे निकाल दिए जाते हैं तो नेट प्रॉफिट में आता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए ना, ताकि आप और अच्छे से समझ सको। दोस्तों समझना ज़रूरी है, नया सीखना ज़रूरी है। मैंने कुछ कहा और आपने मान लिया तो वो बात नहीं बनेगी, आप खुद सीखेंगे, हम साथ में सीखेंगे, तब आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोस्तों इनका मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 814 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39%, विच इज नॉट बैड। 100 रुपए के माल पर 39 रुपए का मुनाफा है इनको, विच इज गुड। बट फिर क्या हुआ, अदर इनकम को छोड़ दो आप, इंटरेस्ट 638 करोड़ इंटरेस्ट दे दिया इन्होंने दोस्तों, और 258 करोड़ क्या हो गया इनका डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग होता है उसमें चला गया। लास्ट में क्या रहा, प्रॉफिट का क्या हो गया दोस्तों, लॉस क्या बन गया जी, -102 करोड़। यानी एक्चुअली 800 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन जब उसमें से जो कर्जे वाली कॉस्ट को निकाला गया कि जो बैंक को लोन चुकाना पड़ता है उसका खर्चा, तो प्रॉफिट किस में बदल गया, लॉस में बदल गया। सो ये बैड फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। इसके फाइनेंसेस को मैं दूंगा दोस्तों 1 आउट ऑफ 5। आप 2 भी ले सकते हो, बट मैं तो 1 ही दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद में इसकी सेल्स ग्रोथ वगैरह में कुछ है नहीं। आपने कभी ऐसी कंपनी देखी है जिसके नंबर इस तरीके के हों? ये देखिए, ये खेल ख़त्म सा ही है। सो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहना ये है कि ऐसी कंपनीज को तो आप थोड़ा अवॉइड ही करिए। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है जिसमें भी आप टाइम मिले जब पढ़ लीजिएगा
कि इन्होंने कहाँ किस तरह से कहाँ से लोन लिया, किसको चुकाया, कितना चुकाया, सब आपको इसमें मिल जाएगा। 250 पेजेस की है, सो वीडियो में तो नहीं पूरी हो सकती। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हो 24.99% इनके जो प्रोमोटर है उनके पास है। मतलब कि ना कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है भाई, ये देखो ना आप कि सिर्फ 25% इनके पास है। कंट्रोलिंग स्टेक के लिए 51% लगता है कम से कम। अगर 100 में से 51 वोट होंगे इनके पास तभी तो बहुमत होगा ना। इनके पास तो 25 ही सीटें हैं 100 में से, तो कैसे बहुमत होगा। तो कंट्रोलिंग स्टेक मैनेजमेंट के पास नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3% लगा रखा है, फॉरेन्स ने 7% लगा रखा है, और हमारे आपके जैसे पब्लिक होल्डर जो शेयर होल्डर है 64% लोगों के पास इनके शेयर्स पड़े हुए हैं। और अधिकतर वो शेयर्स ना दोस्तों जंक में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन शेयर्स का क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। वो अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में बस ऐसे डीमैट अकाउंट में सिर्फ बस पड़े हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने 400 रुपये के आसपास लिया होगा उनको दोस्तों आज 17 रुपये में बेचने की इच्छा नहीं करती होगी। सो ये जिस तरह से कंपनियां वेल्थ बिल्डर होती है, वैसे ये वेल्थ डिस्ट्रक्टर है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। अब इनके टेक्निकल्स को देखें। सो टेक्निकल्स में देखिए दोस्तों, ये इनका लॉन्ग टर्म चार्ट लेकर के चलिए तो ये यहां से डिबेकल हुआ था। ये 2008 में रजिस्टर हुई थी। क्या प्राइस थी रजिस्ट्री के टाइम पे, मतलब आईपीओ के आसपास में 400 रुपए के से ऊपर की प्राइस थी। आप देख सकते हो, यहां दिख रही है आपको स्क्रीन पर, ये देखिए 499। उसके बाद ये गिरती गई प्राइस, और फिर गिरते 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 लास्ट में यहां आ गई। दोस्तों यहां एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब प्राइस 400 के ऊपर थी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम था, लेकिन जब प्राइस पहुंच गई आपकी ये 17, 18, 20 रुपए के आसपास तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी कहानी वैसी ही है जैसे कि जेपी पावर की कहानी थी, कि इसमें जब सस्ते हो गए तो लोगों ने सोचा सस्ता स्टॉक है चलो खरीद लो, तो पेनी स्टॉक के तौर पे उन्होंने इसको ये करके खरीद लिया कि कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने एवरेजिंग करने के लिए खरीद लिया कि 400 रुपए का स्टॉक 17 में मिल रहा है तो ऐसा करो कि खूब सारे खरीद लो ताकि प्राइस की एवरेजिंग हो जाए। पर दोनों ही केसेस में दोस्तों इसमें एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने का और उसका डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ इस टाइम पर ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर देखो आपके पास में फालतू पैसा पड़ा है और आपको रिस्क खेलने का ही शौक है और कल आप जाकर के कॉल और पुट और डेरिवेटिव्स में पैसे बर्बाद करोगे तो आप यहाँ लगा सकते हो। अदरवाइज जब तक इस कंपनी में कुछ अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कोई आपको मूवमेंट नज़र नहीं आता तब तक दोस्तों मैं सीधा आपको कहूँगा प्लीज़ अवॉइड दिस कंपनी। बट ट्रेडिंग के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में जो जंक स्टॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि इसमें स्ट्रॉन्ग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ट्रेंड भी थोड़ा ठीक ठाक है और ये कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ी है। बट मैं आपको कहूँगा आप यहाँ इसको अगर आप फिर भी मेरी राय या मेरे बारे में मतलब आप जानना चाहते हो कि इस चीज़ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा देखो 20 के आसपास में है तो आपको इसको इस चैनल को तोड़ने के लिए वेट करना चाहिए। कौन सा चैनल दिखा देता हूँ, ये वाला, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो प्राइस का चैनल है ना ये वाला, इसको इसे तोड़ने का वेट करना चाहिए। और इसके बाद कंसिस्टेंटली अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर क्लोज होती है, रेगुलरली क्लोज होती है तो एक अप ट्रेंड बनने की उम्मीद बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल जाती है, तो अगर यहाँ पर ऐसा मिलता है आपको तो आप थोड़ा थोड़ा इसको कंसिडर कर सकते हो। बट फिर भी 2% 3% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट इसमें इस हालत में नहीं करना है, ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा आपने, और आज वीडियो में आपने इतना टाइम दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस इसी तरह से बने रहिए, रोज़ नया कुछ सीखते रहिए और इससे आप गलतियां करने से बचेंगे और अच्छे पॉजिटिव स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके ज़रूर से एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाएंगे। दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए इसे अधिकतर अपने दोस्तों के साथ में, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना अभी ज़रूरी है और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में,
नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।